दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अजमत अली। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम ग्राउंड रियलिटी। इस प्रोग्राम में हमारा मकसद होता है पूरा सच और पूरी जानकारी, वो भी तथ्यों के साथ, अपने दर्शकों तक पहुंचाना। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट हैं और सीनियर पत्रकार भी हैं नासिर हैदर जैदी साहब। मिडिल ईस्ट की अच्छी नॉलेज रखते हैं। मिडिल ईस्ट में आज कई अपडेट जो हैं एक साथ हुए हैं, उन अपडेट्स पे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है उस पर क्या इन्हें लगता है और क्या आने वाले समय में होने वाला है। जैदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आज जो है अंतिम संस्कार जिस तरीके से ईरान के प्रेसिडेंट जो इब्राहिम रईसी साहब का हुआ है, पूरी दुनिया के लोगों ने उसमें शिरकत की और कहीं ना कहीं आलम इस्लाम जो है, आलम इस्लाम और पूरे मुसलमान जो मुस्लिम वर्ल्ड जिसे कह रहे हैं, वो सब का सब कहीं ना कहीं गमगीन है ने। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस हेलीकॉप्टर क्रैश को? कहीं सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये एक सुनियोजित हत्या है मोसाद के द्वारा या यूएस के द्वारा, और कहीं जो है एक दुर्घटना। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? पहले तो मैं इस सानहा के में शहीद होने वाले आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, और उनके साथ शहीद हुए, हक पर शहीद होने वालों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। यकीनन इस सानहा से, इस दुर्घटना से पूरे वर्ल्ड के अंदर और यूँ कहिए आलम इस्लाम में गम का माहौल है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि इस तरह गम का माहौल जो आया है, वो मिडिल ईस्ट में जो इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच जो जंग चल रही है, ये उसका नतीजा है कि लोगों की सहमति, दुनिया के लोगों की सहमति, जनता की सहमति फ़लस्तीन के साथ नहीं, मजलूम सहमति के साथ में, मजलूमों के साथ, फ़लस्तीन के साथ है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इसके पीछे, इस सानहा के पीछे कौन हो सकता है, ये जांच का विषय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच का विषय है। और इस पर ईरान अलग से अपनी शायद जांच कराए अपने तथ्यों के आधार पर। जिन तथ्यों पे ये जिस तरह से घटना घटी है कि वो 2-3 हेलीकॉप्टर थे और 2 हेलीकॉप्टर सेफ रह गए और एक हेलीकॉप्टर था उससे जिसमें राष्ट्रपति थे, उसी की दुर्घटना हुई है। तो मतलब जो है ये एक जांच का विषय है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें जांच के बाद ही सही स्थिति जो है सामने आ पाएगी कि वास्तविकता में हुआ क्या। आप किस तरीके से देखते हैं मिडिल ईस्ट में जो 7 अक्टूबर के बाद गाजा इजराइल की जो जंग चल रही है, जिसमें एक बहुत बड़ा जेनोसाइड जो है वो हो चुका है, बहुत बच्चे, महिलाओं और निर्दोष नागरिकों की जो है उसमें हत्या की जा चुकी है। 35,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, एक ऑफिशियल आंकड़ा है, जबकि यह आंकड़ा उससे कहीं ज़्यादा है, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। आप क्या लगते हैं इस पूरे के पूरे गाजा और इजराइल की जो जंग चल रही है, इस जंग को कहीं ना कहीं ईरान ही लीड कर रहा था कि वो चाहे हिजबुल्ला हैं, चाहे हूती हैं, चाहे इराक रेजिडेंशियल फोर्सेस हैं और चाहे हमास है। जैसा हमास ने एक्सेप्ट भी किया कि सबसे ज़्यादा हमारी अगर मदद की है तो किसी ने, वो ईरान है। और ईरान में भी वो सबसे ज़्यादा इस जंग को जो लीड कर रहे थे वो इब्राहिम रईसी कर रहे थे। आप क्या देखते हैं अब मिडिल ईस्ट में जो है ये कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें एक बहुत बड़ा झटका आप ये मान रहे हैं, या आप इसे ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में इस सब में बहुत तेज़ी आएगी? देखिए, जब ये 7 अक्टूबर से जंग शुरू हुई, अटैक शुरू हुआ, उसके बाद से ईरान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले तो सभी मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश करता रहा और एक बार एक प्लेटफॉर्म पर आ भी गए थे। लेकिन उसके बाद न जाने जितने मुस्लिम ममालिक थे, 56 मुस्लिम ममालिक खामोश हो गए जी। और उन्होंने ज़बान से तो फ़लस्तीन का समर्थन किया, लेकिन अमल उन्होंने कुछ नहीं किया। ख़ास तौर से मैं कहूँगा सऊदी अरब और तुर्की को, जो बोलते बहुत हैं लेकिन काम उन्होंने कुछ नहीं किया।
जहाँ तक इस सानिया का ताल्लुक़ है, इसके बाद ये मिडिल ईस्ट ये जो जंग है, इसने नया मोड़ ले लिया है। नए तरीके से इसको जो है ये उभर आएगा इसके अंदर, क्योंकि ईरान खामोश नहीं बैठेगा इसमें। कहीं पहले वो जांच करेगा, जांच अगर वो पाते जिस तरह के शक जाहिर हो रहा है, जिस तरह शक जाहिर अंतर्राष्ट्रीय पर हर इंसान के, हर उस व्यक्ति के जो कुछ सोच रखता है कि ये इसके पीछे किसी न किसी को कुछ हाथ है, कुछ साजिश है, जब ये सामने आएगी इसका रुख दूसरा भयंकर हो सकता है। आज दो बड़ी अपडेट जो है और देखने को मिली हैं। एक तो नंबर एक जो है, ये आज 3 देशों ने जो है वो फ़िलिस्तीन को जो है मान्यता दे दी है एक राष्ट्र के रूप में। उसमें नॉर्वे है, स्पेन है और आयरलैंड है। ये जो फ़िलिस्तीन को जो मान्यता दी है, इसे आप क्या समझते हैं कि आने वाले समय में ये एक मील का पत्थर की तरह साबित होगा और पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो अलग अलग देश जो हैं इसी तरीके से फ़िलिस्तीन को मान्यता देंगे? ये जब जुल्म होता है तो दुनिया एक न दिन मजलूम के साथ आ जाती है, और इस तरह से आयरलैंड ने और जो उनके साथ 2 मुल्क हैं उन्होंने जिस तरह से मान्यता दी है, ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर, देशों के अंदर, पब्लिक के अंदर जो जनता जो है उसकी भावनाएं फ़िलिस्तीन के साथ है, फ़िलिस्तीन के मजलूमों के साथ है। और आने वाले वक्त ये इजराइल के ख़िलाफ़ ये बहुत बड़ा संगठन बनेगा। जिस तरीके से मान्यता आज दी गई और एक मील का पत्थर जो है साबित, निश्चित तौर पे ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आने वाले समय में जहाँ जितने भी लोग इंसाफ पसंद हैं और शांति और अमन को चाहते हैं, जितने भी देश, वो जो हैं कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन के समर्थन में यूएनओ में पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। एक दूसरा अपडेट, जो बड़ा अपडेट जो हुआ है वो ये हुआ है कि इस्माइल हानिया जो हमास के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने आज जो अंतिम संस्कार में जो ईरान में अयतुल्ला अली ख़ामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनसे मुलाकात की और पूरी दुनिया के सामने सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने ये कहा है कि हम जो है पूरी तरीके से हमास के और गाज़ा के लोगों के साथ हैं, और मैं देखता हूँ कि जल्दी ही एक दिन आएगा जिस दिन जो है फ़िलिस्तीन आज़ाद होगा और जुल्म करने वाले लोगों को सज़ा मिलेगी और जो है इंसाफ होगा। देखिए, अयतुल्ला ख़ामेनेई साहब बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं और वो हर काम, हर कदम सोच समझ कर करते हैं और बोलते हैं। तो जो उन्होंने कहा, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इस जंग के अंदर ईरान बिल्कुल खुल कर सामने आ सकता है। कहीं ना कहीं ये जो आज उनकी जो मुलाकात हुई, उसके बाद पूरी दुनिया में एक संदेश जो है वो पूरी दुनिया को उन्होंने देने की कोशिश की है कि अब जो है ईरान में का ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में तेज़ी आएगी। आप क्या मानते हैं कि अब ये एक तेज़ी इसमें आएगी और या ईरान अपने कदम पीछे खींच लेगा? नहीं, ईरान कदम तो पीछे नहीं खींचेगा, लेकिन इसको मुनज़्ज़म तरीके से हो सकता है कि मुनज़्ज़म तरीके से और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तक आप किसी को जांच में नहीं पाएंगे तो आप उस पर एक्शन अगर उस तरह लेंगे तो जो आप मजलूमों के साथ खड़े हैं आज, तो कल लोग आपको ही उंगली उठाएंगे इसके ऊपर। इसलिए वो बड़ी सोच समझकर इस पर एक्शन लेंगे। आप खुद एक सीनियर अधिवक्ता हैं, कानून, लंबे समय से आप कानून को देख रहे हैं। आप क्या मानते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक बड़ी अपडेट आ जाई है कि अरेस्ट वारंट जारी किया है यह बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर जो गैलेंट के खिलाफ, साथ ही हमास के कुछ लीडर्स के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया है, जिसमें अलग अलग देशों से जो है प्रतिक्रियाएं आई हैं, जैसे जर्मनी से, फ्रांस से नॉर्वे से, कि अगर यो गैलेंट या बेंजामिन नेतन्याहू उनकी धरती पर कदम रखते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। आप इस अरेस्ट वारंट को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस अरेस्ट वारंट को क्या मानते हैं, या ये केवल एक दिखावा या फॉर्मेलिटी की तरह होगा? ज़मीनी स्तर पर इसका कुछ प्रभाव जो है इजराइल के प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर पड़ेगा या नहीं? देखिए, अभी तक का तो नज़रिया जो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो अमेरिका कहता रहा है मैं सामने नहीं हूँ, लेकिन साथ दे रहा है। यूएनओ में भी
प्रस्ताव पास हो जाते हैं और प्रस्ताव जल्दी पास हो जाते हैं, इनके खिलाफ प्रस्ताव देर से पास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका का ज़्यादा प्रभाव है और ये इजराइल जो है अमेरिका की वजह से इतनी आंखें दिखा रहा है। और जहाँ तक ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वारंट का संबंध है, ये उन्होंने जारी किया है। अगर इस पे अमल होता है ईमानदारी के साथ तो ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के हक में। मतलब एक बड़ी कानूनी कार्रवाई जो है वो आप मानते हैं कि ये अगर ईमानदारी से इसका इम्प्लीमेंट जो है ज़मीनी स्तर पर किया जाए तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो इस जंग में डाल सकता है। जी हाँ, यही मेरा कहना मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही होना चाहिए, हक होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। जिस तरह से आपने वारंट जारी किए हैं उस पर अमल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसे सीनियर एडवोकेट नासिर हैदर जैदी साहब, मिडिल ईस्ट पर हम लोगों ने आज बातचीत की। मिडिल ईस्ट के जितने भी अपडेट हैं लगभग मैंने अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की क्या क्या मिडिल ईस्ट में जो है अपडेट हुए हैं। ईरान के प्रेसिडेंट के अंतिम संस्कार में क्या अपडेट हुए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो वारंट जारी किए हैं वो क्या है, और जो फ़िलिस्तीन को जिन देशों ने मान्यता दी है उसका क्या इफेक्ट जो है इस मिडिल ईस्ट वार पे, गाजा और इजराइल वार पे पड़ने वाला है। इन सभी बातों के साथ हम लोग अपने दर्शकों की खिदमत में हाजिर होते रहेंगे अपने इस स्पेशल प्रोग्राम ग्राउंड रियलिटी, पूरा सच और पूरी जानकारी वो भी तथ्यों के साथ। जय हिंद, जय सलाम। मैं हूँ आपका दोस्त अजमत अली।